यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में। माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न दो इम्पॉर्टेंट टाइप के डिवीज़न हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर में ऑपरेट करते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास में दो तरह के डिवीज़न है, माइटोसिस डिवीज़न और दूसरा है मियोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न ग्रोथ परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, जो रिपेयर होता है, उसके लिए माइटोसिस इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते टाइम जब हम गैमीट बनाते हैं, हैप्लॉइड स्टेज बनाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड स्टेज क्रिएट करने के लिए मियोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। माइटोसिस के अंदर में जो प्लॉइडी नंबर रहते हैं वो कांस्टेंट रहता है। मान लो कि अगर जो पेरेंट सेल है उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड है, तो जो नए सेल बनने वाले हैं डिवीज़न के बाद में, जो नए सेल बनते हैं उनकी भी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है। दो सेल बनते हैं और उनकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है। प्लॉइडी डिप्लॉइड होने के साथ में ये बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी बनते हैं, मतलब ये एकदम एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं एक दूसरे की भी और अपने पेरेंट सेल के भी कॉपीज़ होते हैं। तो माइटोसिस में एकदम सेम सेल रिपीट होते हैं। मियोसिस के अंदर में कंडीशन चेंज हो जाती है। मियोसिस के अंदर में मान लो अगर डिप्लॉइड सेल एंटर कर रहा है तो डिवीज़न के बाद में पहले तो वो 4 सेल बनाता है 2 की जगह, और चारों सेल हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उसका जो डीएनए कंटेंट था वो हाफ हो चुका है। उसके अंदर में जो क्रोमोसोम नंबर था, डीएनए नंबर था, वो हाफ हो जाता है, उसका प्लॉइडी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया। अब आपको मालूम है हैप्लॉइड स्टेज किसको बोलते हैं हम। हैप्लॉइड स्टेज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमीट हो सकता है, सेक्सुअल स्पोर जो प्लांट बनाते हैं वो हो सकता है। तो ये सब जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड स्टेज बनाने के लिए मियोसिस डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका काम है ग्रोथ एंड रिपेयर। मियोसिस में ये जो चारों सेल बनते हैं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ना तो ये एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं ना पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। ये वेरिएशन लेकर के आता है, मतलब ये चारों सेल जो बनेंगे ये एक दूसरे के साथ में वेरी करेंगे, एक दूसरे के साथ में इनका जेनेटिक मटेरियल मैच नहीं करता। तो मियोसिस का एक और काम होता है वेरिएशन को लेकर के आना। और आपको मालूम है वेरिएशन ज़रूरी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशन लाने के लिए ही करवाता है, तो वेरिएशन को बढ़ाने का काम करता है मियोसिस। अब एक एक करके हम इनके स्टेप्स को समझते हैं। पहले माइटोसिस लेते हैं, उसके बाद में मियोसिस को समझेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम माइटोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीज़न है वो कैसे चलता है, वो सबसे पहले उसके अंदर में इंटरफेस होता है। इंटरफेस सिंपल सा ग्रोथ फेज़ है। जब सेल प्रिपेयर कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, ताकि वो आगे चल करके डिवाइड कर सकें। इसके अंदर में सिर्फ प्रिपरेशन चल रही होती है। इंटरफेस खुद 3 फेज़ में डिवाइडेड होता है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ गैप 1 फेज़, S फेज़ सिंथेसिस फेज़ और G2 फेज़ गैप 2 फेज़। इंटरफेस के बाद में आता है हमारा M फेज़ या फिर माइटोसिस फेज़, जिसको M फेज़ भी बोलते हैं। माइटोसिस फेज़ 2 फेज़ में ऑपरेट करता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो कोई भी सेल पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है अपना, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाता है और उसके बाद में खुद डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस करता है जिसमें उसका सेल खुद भी डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस में ऑपरेट करता है और साइक्लिक मैनर में ऑपरेट करता है। मतलब ये जो नए सेल बने हैं ये वापस से किस में एंटर करेंगे, G1 फेज़ में। तो इस पूरी साइकिल को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब हम साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और ये M फेज़। M फेज़ में फर्दर 2 फेज़ होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस। और ये साइकिल हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में ऑपरेट कर रही होती है। तो ये होता है पूरा हमारा माइटोसिस सेल साइकिल। माइटोसिस सेल साइकिल से एक और फेज़ जुड़ा होता है, G0 फेज़, जो कि G1 के बाहर निकला हुआ एक फेज़ है, सेल साइकिल का बाहर का फेज़ है। और G0 फेज़ इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। एक एक करके सारे फेज़ समझते हैं। पहले समझने वाले हैं हम इंटरफेज़।
इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? क्रोमैटिन की फॉर्म में। पूरे इंटरफेज में हमारा जो डीएनए रहता है वो किस फॉर्म में रहता है बेटा? क्रोमैटिन की फॉर्म में। क्रोमैटिन आपको मालूम होगा, जब भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड हो जाता है, जब भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड हो जाता है तो उसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिन। तो यहाँ पर क्रोमैटिन में होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, कॉम्पैक्ट रहता है। लेकिन जब एम फेज़ आएगा, तो एम फेज़ के दौरान यही क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। यही क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में, जहाँ पे कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एम फेज़ में क्रोमोसोम क्यों बनता है? क्योंकि क्रोमोसोम का साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उसको सेपरेट करना, उसको डिवाइड करना ईजी होता है, और एम फेज़ में हमें डीएनए का डिवीज़न करना है। इंटरफेज़ में क्रोमैटिन की फेज़ में फॉर्म में क्यों रहता है ये? क्योंकि क्रोमैटिन की फॉर्म में फंक्शन करना ईजी है, क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रोटीन बनाना ईजी होता है। क्रोमोसोम बनने के बाद में प्रोटीन बन नहीं सकता, तो डीएनए का काम है प्रोटीन बनाना, इसीलिए डीएनए पूरे इंटरफेज़ में प्रोटीन बनाना रहता है, उसको अलग अलग टाइप का, इसीलिए वो इंटरफेस में सिर्फ क्रोमैटिन फॉर्म में ही हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये इसके जेनेटिक मटेरियल का फ़र्क होता है कि भाई जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में रहता है इसमें और किस फॉर्म में रहता है आगे चलने के बाद में। इंटरफेस के जो 3 फेज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है G1 फेज़ या फिर गैप फेज़, गैप 1 फेज़। इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज़, पोस्ट माइटोटिक इसलिए क्योंकि माइटोसिस के जस्ट बाद ये वाला फेज़ स्टार्ट करता है। अगर हम पूरी साइकिल देखें तो साइकिल हमेशा इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑपरेट करती है। माइटोसिस जब ख़त्म होता है एम फेज़, तो एम फेज़ के बाद क्या स्टार्ट होता है? G1 फेज़, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। क्या फंक्शन होता है यहाँ पे? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। पहला तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, पूरे इंटरफेज़ में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है। इंटरफेज़ में चाहे वो G1 फेज़ हो, चाहे S फेज़ हो या G2 फेज़ हो, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ लगातार होती रहती है। उसमें भी क्योंकि G1 फेज़ सबसे बड़ा फेज़ होता है तीनों में से, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ अगर हम बोले तो कहाँ पे होगी? G1 फेज़ में सेल अपनी मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करवाता है। मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करवाते टाइम उसके पास में एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ करता है, मान लो सेल अभी नया नया बना था एम फेज़ के बाद, लेकिन उसका साइटोप्लाज्म लगातार इंक्रीज़ करता जा रहा है, उसका साइटोप्लाज्म लगातार इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, न्यूक्लियस हमारा कांस्टेंट है। न्यूक्लियस डीएनए मटेरियल तो एक ऑर्गेनिज्म में कांस्टेंट रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्म लगातार अपना साइज इंक्रीज़ करता जा रहा है, जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियस का एक रेशो होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। किसी भी सेल का एक रेशो होता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, जहाँ पे हम न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कितना साइटोप्लाज्म है ये चेक करते हैं। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो लगातार कम होता जा रहा है। भाई यहाँ पे न्यूक्लियस तो कांस्टेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, इसीलिए न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होता जाएगा। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जैसे जैसे कम हो जाएगा, सेल की वर्किंग एफिशिएंसी उतना कम हो जाएगा, उसका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, कंट्रोल है, उतना वीक हो जाता है, तो वहाँ पे वो अच्छे से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए अब सेल को डिसाइड करना होता है कि उसको आगे डिवाइड करना है या फिर उसको आगे डिवाइड नहीं करना है। तो जीवन के बाद में सेल के पास में 2 ऑप्शन होते हैं। सेल क्या करता है? सेल के पास 2 ऑप्शन है, जिसको डिसाइड करना होता है उसको 2 ऑप्शन में से कौन सा चूज़ करना है। तो यहाँ पे सेल डिसाइड करता है टू फर्दर डिवाइड। अगर उसको डिवाइड करना है तो कहाँ पे एंटर करेगा? एस फेज़ में।
अगर उसको डिवाइड करना है तो कहाँ एंटर करेगा, सेल साइकिल की एस फेज में। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है और टू एग्जिट सेल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं जी नोड, मतलब सेल साइकिल से बाहर निकल जाए जी नोड, जहाँ पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो अपने आप को मैच्योर कर लेगा और कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन अब उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सेल के पास में अब दो ऑप्शन है जीवन के बाद में, या तो वो इधर जाना चाहता है या तो वो जी नोड में एंटर करना चाहता है, ग्रोथ को रोकना चाहता है। तो सेल को यहीं पे डिसाइड करना पड़ता है कि भाई उसको आगे डिवाइड करना है या फिर आगे डिवाइड नहीं करना है। तीसरा काम जो यहाँ पे होता है वो ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनील्स यहीं पे डुप्लीकेट हो जाते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन G1 फेज़ में ही हो जाता है। कुछ ऑर्गेनील्स बच जाते हैं जो आगे S फेज़ में और G2 फेज़ में डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यहीं पर डुप्लीकेट कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे RNA सिंथेसाइज होते हैं। RNA कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? DNA से। DNA RNA बनाता है और RNA प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे RNA का सिंथेसिस भी होता है और RNA के साथ में प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा मैंने बताया था कि इंटरफेज़ के दौरान DNA हर फेज़ में अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कुछ एंजाइम सिंथेसिस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है DNA रेप्लिकेज पॉलीमरेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है DNA पॉलीमरेज। ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम आगे वाले फेज़ में S फेज़ में काम करेगा और DNA का रेप्लिकेशन कराने में मदद करता है। तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम का जो सिंथेसिस होता है वो G1 फेज़ में हो जाता है। तो इतना सारा काम G1 फेज़ में कंप्लीट हो चुका है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सेल ने डिसाइड कर लिया कि उसको डिवीज़न ही करना है, तो हम मान के चलेंगे कि पहला फेज़ लेते हैं कि भाई सेल ने डिसाइड किया है कि डिवाइड करना है। बाद में हम देखेंगे कि अगर वो डिसाइड करता है कि उसको जी नोड फेज़ में एंटर करना है, तब वो कैसा बिहेव करता है। तो उसने डिसाइड किया कि उसको एस फेज़ में एंटर करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड फेज़ एस फेज़, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं, अब ये जो सिंथेसिस फेज़ है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन। जो DNA यहाँ पर एक था वो अपने आप को डबल कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। इसी को बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन में एक एंजाइम की मदद लगती है जिसको बोलते हैं DNA पॉलीमरेज। पर मज़ेदार बात यह है कि DNA किस फॉर्म में था। जब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पूरे इंटरफेज़ में DNA किस फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में। क्रोमैटिन में DNA उलझा रहता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। तो ये हमारे पास में है क्रोमैटिन, और इस क्रोमैटिन में DNA तो है ही, DNA के साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाता है, DNA रेप्लिकेशन जब एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो रेप्लिकेशन के बाद में क्रोमैटिन के अंदर दो DNA बन जाते हैं। इसी क्रोमैटिन के अंदर में DNA अमाउंट डबल हो गया, लेकिन वो आपस में सेपरेट नहीं हो पाएंगे। भाई यहाँ पे अभी भी हमें क्या लगेगा, वो आपस में अभी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, वो उलझे हुए रहेंगे, क्योंकि वो रेप्लिकेट तो अभी हो चुका है, लेकिन वो DNA उलझा हुआ रहेगा, वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास में एक DNA प्रेजेंट था, तो यहाँ पे कितना DNA प्रेजेंट होगा, 2 DNA। एक ही क्रोमैटिन के अंदर में अब कितना DNA प्रेजेंट है, 2 DNA प्रेजेंट है। तो DNA का मास बढ़ गया, DNA का अमाउंट डबल हो गया, बट नंबर नहीं डबल हुआ, नंबर नॉट डबल। यहाँ पे उसका नंबर डबल नहीं हुआ है। अच्छा, मान लो कि हमारा G1 फेज़ में जो जेनेटिक कंटेंट था, जो सेल एंटर किया था, उसका जेनेटिक कंटेंट था 2N2C। 2N2C आपको मालूम होगा भाई, 2N क्या है, नंबर को दर्शाता है, और ये अमाउंट ऑफ DNA को दर्शाता है, अमाउंट ऑफ DNA को दर्शाता है, और ये नंबर को दर्शाता है। अब नंबर तो बढ़ा नहीं, क्योंकि वो नंबर तो चिपका ही हुआ है, तो नंबर तो एक ही दिखेगा, पर अमाउंट डबल हो गया। तो DNA कितना हो गया अब, 2N4C। अमाउंट सेम रहा, लेकिन उसका जो मास था वो डबल हो गया। तो यहाँ पे उसका मास हमारा
मास या फिर अमाउंट डबल हो जाता है। ये हो गया एस फेज़ का काम। एस फेज़ में एक और काम होता है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। भाई जो नया डीएनए बना है उसको भी तो कंडेंस करना पड़ेगा, उसको भी कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ पे होता है। जैसा मैंने बताया था पूरे इंटरफेज़ में अलग अलग तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ऐसे ही एस फेज़ में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ताकि हम जो नया डीएनए बन रहा है उसको अच्छे से बांध सकें, उसको लपेट सकें, कंडेंस कर सकें। ये सारे काम कहाँ पे चल रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। भाई ये चाहे डीएनए की बात करें, डीएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर चलता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जब डीएनए कॉम्पैक्ट होता है वो भी डीएनए के अंदर ही हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। तो ये सारा काम तो कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास में क्रोमैटिन थे, उनके अंदर डीएनए कंटेंट डबल हो गया। ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनील देखने को मिलता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। यहाँ पर सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाता है। साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनील होता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या कर जाता है? यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है, किसमें? एनिमल सेल के अंदर में, और एनिमल सेल के भी साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होता नहीं है तो वहाँ पे डुप्लीकेशन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा एस फेज़। एस फेज़ के बाद में जो जेनेटिक कंटेंट है वो कितना हो गया? डबल हो चुका है। नंबर तो सेम ही दिखेगा लेकिन मास उसमें, डीएनए का मास उसमें बढ़ चुका है, डीएनए का अमाउंट उसमें बढ़ चुका है। फिर चलते हैं हम तीसरे फेज़ में, G2 फेज़, जिसको गैप 2 फेज़ या फिर प्री माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। प्री माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। अब गैप 2 फेज़ का मतलब है दूसरा गैप फेज़। जैसे गैप 1 फेज़ था, प्री माइटोटिक फेज़ मतलब माइटोसिस से जस्ट पहले वाला। भाई जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो माइटोसिस में एंटर करने से पहले सेल कहाँ पे रहेगा? G2 फेज़ में रहेगा। अब G2 फेज़ में क्या क्या काम होने वाले हैं वो समझेंगे। G2 फेज़ के अंदर में सबसे पहला होता है प्रोटीन सिंथेसिस। मेन यहाँ पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है? जैसे G1 में मेन डीएनए पॉलीमरेज नाम का प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था, S में हिस्टोन प्रोटीन नाम का प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था। ऐसे ही G2 में एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से आपको कुछ याद आया होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन ही वो प्रोटीन है जो आगे चल करके पॉलीमराइज होगा और पॉलीमराइज होकर के लंबे लंबे स्पिंडल फाइबर बनाएगा। भाई यहाँ पे ट्यूबुलिन के मोनोमर्स बनते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन के मोनोमर्स बनते हैं। मोनोमर्स यानी सिंगल यूनिट्स। एम फेज़ में जब हम आगे जाएंगे तो यही ट्यूबुलिन प्रोटीन्स इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठे होकर के ऐसे लंबे लंबे धागे बना देंगे, जिन धागों को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। जिन धागों को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर तो कहाँ पे बनेगा? एम फेज़ में। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बनने वाला है? स्पिंडल फाइबर को बनाने वाला रॉ मटेरियल जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन मोनोमर्स। तो यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन के मोनोमर्स काफ़ी ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं। G2 प्रोटीन में मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो G2 फेज़ के अंदर में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है वो यहाँ पर हो रहा होता है। G2 फेज़ के अंदर में कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनील्स जो होते हैं, जो बहुत ही बड़े साइज़ के थे, वो यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे डुप्लीकेट करता है अगर प्लांट सेल की बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे डुप्लीकेट करता है। ये बड़े से ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। बाकी सेल ग्रोथ तो कॉन्टीन्यूस G1 फेज़ में, S फेज़ में और G2 फेज़ में सब में चल रहा था। तो पूरे इंटरफेज़ में सेल ग्रोथ हो रहा था, साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ कर रहा था। तो यहाँ पे भी सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। तो सेल ग्रोथ यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूस हमारा चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा G2 फेज़। G2 फेज़ में डीएनए कंटेंट में कोई चेंज आया नहीं है, तो यहाँ पे भी डीएनए कंटेंट 2N4C ही रहेगा। अब हम एंटर करते हैं M फेज़ में, माइटोसिस फेज़ में। माइटोसिस फेज़ में भी जो पहला फेज़ होता है दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस।
दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला जो फेज़ है इसको हमने अपनी हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 अलग अलग फेज़ में बांट रखा है। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। अब समझते हैं एक एक करके कि इनमें होता क्या है। भाई देखो, सबसे पहला आएगा प्रोफेज़। प्रोफेज़ के अंदर में क्या करना है? प्रोफेज़ के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाना है। भाई अभी हमारे पास में सारा का सारा जो डीएनए है वो कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। लेकिन आगे वाले फेज़ में हमें डीएनए को सेपरेट करना है, डीएनए को अलग अलग करना है, बराबर डिवाइड करना है, 2 न्यूक्लियस में, 2 सेल में डिवाइड करना है। तो उसके लिए पहले हमें इसको डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। भाई अगर क्रोमोसोम की फॉर्म में चेंज होगा तभी हम इसको सेपरेट कर पाएंगे, ऐसे उलझा हुआ रहेगा तो सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोफेज़ में यही करना है, क्रोमैटिन को हमें क्रोमोसोम में की फॉर्म में ले जाना है। फिर आगे वाले फेज़ में मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ में हम उसको बराबर डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेज़ में। प्रोफेज़ बड़ा फेज़ होता है इन चारों में से, ठीक है। तो प्रोफेज़ को हमने 2 फेज़ में बांट रखा है, अर्ली प्रोफेज़ और लेट प्रोफेज़। अर्ली प्रोफेज़ और दूसरा होता है लेट प्रोफेज़। होता क्या है देखो, मैं समझा देता हूँ। अर्ली प्रोफेज़ में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे हमारा ER भी रहेगा, गोल्जी भी रहेगा, है ना। और यहाँ पे हमारा क्रोमैटिन था, और क्रोमैटिन के अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोलस, आपको पता होगा न्यूक्लियोलस RNA सिंथेसाइज करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो क्रोमैटिन है उलझा हुआ है पूरी तरह से, ये धीरे धीरे करके क्रोमोसोम की शेप अटेन करने लगेगा। और क्रोमोसोम जब ये बनने लगेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे, लेकिन धीरे धीरे लाइट माइक्रोस्कोप में ये विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रोमैटिन अब धीरे धीरे क्या बनने लगा है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम की फॉर्म में जाने लगा है। और क्रोमोसोम जो होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है। तो धीरे धीरे करके हमें लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ पतले पतले धागे दिखाई देने लगेंगे। ये जो बड़े स्ट्रक्चर है इनकी जगह हमें क्या दिखाई देने लगेंगे? पतले पतले धागे। अभी बहुत ज़्यादा क्लियर धागे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इस तरह के धागे दिखाई देने लगेंगे। बाकी अगर एनिमल सेल होगा तो एनिमल सेल में आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 2 सेंट्रोसोम हो गए थे एस फेज में रेप्लिकेट होने के बाद। वो दोनों सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल्स। ये हो गया अर्ली प्रोफेज। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है? लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंसेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो लगभग पूरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इस तरह का। अभी पूरा कंडेंसेशन हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन पिछले वाले से ज़्यादा हो जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंसेशन होने के बाद में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, भाई अगर क्रोमोसोम को हमें प्रॉपरली सेपरेट करना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसको बराबर हम सेपरेट कर पाएंगे, उसको स्पिंडल फाइबर उससे जोड़ पाएंगे। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, वो कैसी हो जाएगी? वो ब्रेक हो जाएगी, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी। अब एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो ER है, जो गोल्जी था, जो न्यूक्लियोलस था, ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो गई हैं। डिसअपियर का मतलब ये टूट टूट कर छोटे छोटे वेसिकल की फॉर्म में चली गई। जो ER था वो छोटे छोटे वेसिकल की फॉर्म में टूट गई, गोल्जी छोटे छोटे वेसिकल की फॉर्म में टूट गई। वेसिकल की फॉर्म में क्यों टूटी है? ताकि जब स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट होगा तो स्पिंडल फाइबर के मूवमेंट को हिंड्रेंस ना क्रिएट करें ये।
स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली मूव कर पाए, उसके रास्ते में ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर हैं ER और गोल्जी, ये उसके रास्ते में ना पड़े। इसीलिए प्रोफेज के बाद में क्या होता है लेट प्रोफेज में कि ER गोल्जी ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं वेसिकल की फॉर्म में छोटे छोटे, इसी तरह साइटोप्लाज्म में घूमने लगते हैं। जो सेंट्रोसोम थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम सेंट्रोसोम बना देते हैं। एक सेंट्रोसोम इधर है, एक सेंट्रोसोम हमारा इधर है, एक्स शेप स्ट्रक्चर। इन सेंट्रोसोम के साइड में कुछ स्पिंडल फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े अरेंज हो जाते हैं जो ऐसे लगते हैं सेंटर से बाहर निकलते हुए। इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ये जो हम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं ना, जैसे यहाँ मान लो अब ये सेंट्रोसोम यहाँ पे बना देते हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे रे की तरह निकल रहे हैं छोटे छोटे फाइबर्स, इन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रल रेज। और सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज दोनों को मिला के बोला जाता है एस्टर। दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे होते हैं एस्टर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्टर। जो बाहर निकल रहे थे एस्ट्रल रेज, और ये जो अंदर है दैट इज सेंट्रोसोम। तो हमारे पास में टोटल एस्टर कितने हो गए? 2 एस्टर। एक एस्टर इधर है और एक एस्टर हमारे पास इधर है। इन एस्टर में से कुछ स्पिंडल फाइबर बड़े हो जाते हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। कुछ फाइबर बड़े होकर के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो बड़े वाले फाइबर्स हैं इन्हीं को हम क्या बुला रहे होते हैं? स्पिंडल फाइबर। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जहाँ पे 2 एस्टर हैं और दोनों एस्टर से स्पिंडल फाइबर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इसको मिला करके बोला जाता है स्पिंडल एपरेटस या फिर माइटोटिक एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस माइटोटिक एपरेटस। या फिर हम इसको माइटोटिक एपरेटस भी कह करके बुला देते हैं। तो माइटोटिक एपरेटस भी कहाँ पर असेंबल हो गया? माइटोटिक एपरेटस भी हमारा असेंबल हुआ है प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में हमें पूरा दिखाई देने लगता है। तो अर्ली प्रोफेज में सिर्फ क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट होते हैं। जबकि लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम बहुत ठीक ठाक दिखाई देने लगते हैं, पूरा कंडेंस तो नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट हो जाती है, ER गोल्जी न्यूक्लियोलस तो गायब ही हो जाते हैं। और जो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जा रहे थे वो पहुंच जा चुके होते हैं। वो वहाँ से स्पिंडल फाइबर स्पिंडल एपरेटस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे स्पिंडल एपरेटस भी असेंबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना सारा काम हो जाता है हमारा प्रोफेज में। अच्छा, प्रोफेज में DNA में कोई चेंज नहीं आया है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने DNA के नंबर अमाउंट किसी में चेंज नहीं बताया है। तो जो भी DNA का अमाउंट G2 फेज़ में था 2 and 4C, वो सेम हमारा प्रोफेज में भी दिखाई पड़ेगा। फिर प्रोफेज के बाद में हम लेते हैं थर्ड फेज, सेकेंड फेज कैरियोकाइनेसिस का, जिसका नाम है मेटाफेज। मेटाफेज कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सेल है वो मेटाफेज के अंदर एंटर कर गया है, प्रोफेज खत्म हो चुका है? जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाए, कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो उस टाइम पे हमें पता लगता है कि जो सेल है वो लेट प्रोफेज से निकल चुका है और मेटाफेज के अंदर एंटर कर चुका है। अब मेटाफेज में जैसे ही वो एंटर करेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो चुके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गायब होने से जितने भी क्रोमोसोम है वो इधर उधर बिखर जाएंगे। क्रोमोसोम जो होंगे वो इधर उधर बिखर जाएंगे। हम 4 क्रोमोसोम बना लेते हैं, वो इधर उधर बिखर जाएंगे, वो रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए रहेंगे। और ध्यान से देखो कि क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो चुका है। क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो चुका है, मतलब क्रोमोसोम का जो सबसे मैक्सिमम कॉम्पैक्ट साइज है, मैक्सिमम कंडेंस्ड साइज है, वो हमें मेटाफेज में दिखाई पड़ता है। क्योंकि क्रोमोसोम मेटाफेज में मैक्सिमम लेवल पर कंडेंस हो चुके हैं, तो इस फेज़ को हम बोलते हैं बेस्ट फेज़ टू स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना हो तो मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए जो मेटाफेज है वो बेस्ट फेज़ माना जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में आ चुके हैं। क्रोमोसोम स्प्रेड हो चुके हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, स्प्रेड विद इन
साइटोप्लाज्म, रैंडमली इधर उधर फैल जाते हैं साइटोप्लाज्म में। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होते ही पूरा फैल जाएगा। अब यहाँ पर काम आता है स्पिंडल फाइबर्स का, इधर से भी और इस पोल से भी स्पिंडल फाइबर आते हैं और स्पिंडल फाइबर पॉलीमराइज होकर के जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम के पास में कुछ काइनेटोकोर डिस्क प्रोटीन ऐसे होती हैं, दो डिस्क प्रोटीन या दो काइनेटोकोर हर क्रोमोसोम के पास में लगी होती हैं उसके सेंट्रोमियर के आसपास। तो स्पिंडल फाइबर आकर के दोनों पोल से हर क्रोमोसोम के साथ आके ऐसे जुड़ जाते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम के साथ कितने स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ रहे हैं? दो, एक इस पोल से और एक उस पोल से। जब ये सारे स्पिंडल पोल आपस में आकर के जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज को भी हमने दो फेज में डिवाइड कर रखा है, एक है ट्रांजिशन टू मेटाफेज और आगे अभी हम देखेंगे मेटाफेज। अब यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर एक बार जब ये जुड़ जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर का काम होता है इन सारे क्रोमोसोम को एक सेंटर प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन करना। इक्वेटोरियल प्लेन, ये वाला प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है और सारे के सारे क्रोमोसोम को इन इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन करना। कैसे अलाइन होंगे? स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग होगी और लेंथ इनकी बढ़ेगी। तो स्पिंडल फाइबर, कुछ स्पिंडल फाइबर इधर से छोटे होंगे, कुछ इधर से इलोंगेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन सेंट्रल लाइन में आकर के अलाइन हो जाएंगे। इसी मूवमेंट को बुलाते हैं हम कॉन्ग्रेशन। जो क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है स्पिंडल फाइबर की मदद से, इसको बोलते हैं कन्ग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? कन्ग्रेशन। और कन्ग्रेशन की वजह से सारे क्रोमोसोम आकर के बीच में एक सेंटर लाइन में अलाइन हो जाएंगे और बना देंगे एक मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है, यहाँ से एक सेंट्रोसोम है और सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे अलाइन हो गए? यहाँ पे बीच में। तो हमने 4 क्रोमोसोम लेकर के स्टार्ट किया था, तो 4 ही देख लेते हैं। और यहाँ से जुड़े हुए हैं इसके काइनेटोकोर की मदद से। ठीक है, तो डायरेक्टली ये नहीं जुड़ता है, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। तो इस तरह से ये जुड़ जाएंगे और सारे क्रोमोसोम जब सेंटर प्लेन में आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे, तो एक इमेजिनरी प्लेट बन जाएगी। क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट के बेसिस पे एक इमेजिनरी प्लेट बन जाएगी, जिसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और ये मेटाफेजिक प्लेट कहाँ पे अलाइन रहेगी? इक्वेटोरियल प्लेन पे ही अलाइन दिखाई पड़ेगी। सारे क्रोमोसोम यहीं पर अलाइन रहेंगे। और कितने क्रोमोसोम है हमारे पास? 2n 4c। 2n 4c। तो अगर डायरेक्टली किसी से कभी क्वेश्चन पूछ ले, मान लो ह्यूमंस के अंदर में कितना है, तो ह्यूमंस के अंदर में 2n का मतलब होता है 46। तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन रहेंगे। या अगर क्रोमेटिड्स का नंबर पूछ दे तो हर क्रोमोसोम के पास में देखो 2 क्रोमेटिड्स हैं। मतलब क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई देंगे यहाँ पे। एक क्रोमोसोम मतलब एक सेंट्रोमियर और उसके ऊपर में 2 क्रोमेटिड्स। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। क्योंकि 4c है मतलब डबल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड दिखेगा हमें, डीएनए का अमाउंट डबल है, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो अगर क्रोमेटिड का नंबर पूछ ले तो 92 डबल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 ही आएगा। तो ये होता है मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट फेज आते हैं, जिसमें हमारा क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करना है, हमें सेपरेट करना है, 2 बराबर पार्ट में उनको डिवाइड करना है, जिसका नाम है एनाफेज। तो जो थर्ड फेज है दैट इज एनाफेज, जहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। अब एनाफेज में होता क्या है? एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर दोनों एंड से छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब स्पिंडल फाइबर जब शॉर्टन होना स्टार्ट होंगे दोनों साइड से, मान लो इधर से भी स्पिंडल फाइबर छोटे हो रहे हैं और इधर से भी स्पिंडल फाइबर छोटे हो रहे हैं, इधर से भी छोटे हो रहे हैं और इधर से भी छोटे हो रहे हैं। जब इन दोनों साइड से छोटे होंगे तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर के सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगी। मतलब अगर क्रोमोसोम कुछ इस तरह से अलाइन था, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर छोटे हो रहे थे, तो सेंट्रोमियर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और हमें
क्रोमेटिड्स जो थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आपस में चिपकी हुई थी, वो अलग अलग हो जाएंगी। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो सेंट्रोमियर का नंबर डबल हो जाएगा, 2 सेंट्रोमियर हो गए, और सेंट्रोमियर का नंबर बढ़ने पे क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी डबल होगा। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए। तो यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं क्या क्या हुआ। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट किस वजह से हुए? स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग की वजह से। दोनों साइड से वो शॉर्टन हो रहा था, जिसकी वजह से प्रेशर लगता है सेंट्रोमियर पे, वो स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो जाती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स। अब उनके सेपरेट होने के बाद में अब उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बुलाएंगे, अब उनको हम फ्यूचर क्रोमोसोम बुलाएंगे। यहाँ पर देखो, क्योंकि उनके पास अपना अपना सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो अब उनको हम क्या बुलाते हैं? नाउ दीज आर कॉल्ड फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम। अब हम उनको डॉटर क्रोमोसोम बुलाएंगे ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस अभी बनने वाला है आगे, उसके लिए डॉटर क्रोमोसोम है। अब ये अलग अलग हर एक, ये जो क्रोमेटिड नहीं बोल सकते आप इसको, अब आप इसको क्रोमोसोम बोलोगे, क्योंकि इनके पास अपना खुद का सेंट्रोमियर है। अब ये किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए। एक तो ये हो गया। तीसरा, अब इनके साथ क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर अभी भी छोटा हो रहा है। अगर स्पिंडल फाइबर अभी भी छोटा हो रहा है तो ये सब एक पर्टिकुलर पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो सिस्टर डॉटर क्रोमोसोम है किस तरफ मूव कर रहा है? इस वाले पोल पे। और ये वाला किस तरफ मूव कर रहा है? अपोजिट पोल पे। तो हर एक जो डॉटर क्रोमोसोम है, अब की बार जो डॉटर क्रोमोसोम है वो स्टार्ट टू मूव टू अ पोल, अपोजिट पोल की तरफ, एक उस पोल की तरफ और एक इस पोल की तरफ मूव करने लगेगी। जो मूवमेंट होता है वो भी बड़ा यूनिक टाइप का होता है। अब ध्यान से देखो तो जो मूवमेंट में आगे मूव कर रहा है वो कौन सा रीजन है? सेंट्रोमियर। मतलब ये कुछ इस तरह का है। जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है वो आगे आगे मूव कर रहा है, स्पिंडल फाइबर की तरफ मूव कर रहा है। जबकि ये जो आर्म्स हैं, ये जो क्रोमोसोम की आर्म है वो पीछे पीछे ट्रेल कर रही है। इसी मूवमेंट को दर्शाने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो लीड करता है एंड आर्म्स ट्रेल बिहाइंड। आर्म्स ट्रेल बिहाइंड, आर्म्स उसके पीछे पीछे ट्रेल कर रही होती हैं, उसको फॉलो कर रही होती है। ट्रेल का मतलब होता है उसको फॉलो करना, जो चीज़ आगे चल रही है। तो आर्म्स फॉलो करती हैं और सेंट्रोमियर आगे की तरफ लीड कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखाई पड़ता है। क्रोमोसोम के अंदर में क्योंकि सेंट्रोमियर और आर्म्स की लेंथ जो होती है उसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम को 4 फेज में डिवाइड करते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। वो जो डिवीज़न है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ने लगता है एनाफेज में, क्योंकि एनाफेज में आर्म्स की जो लेंथ है उनकी वजह से एक पर्टिकुलर शेप डेवलप करता है, जिसकी वजह से हम क्रोमोसोम की शेप को बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। शेप इज़ बेस्ट स्टडीड इन दिस फेज। इस फेज में हम क्रोमोसोम की बेस्ट शेप को सबसे अच्छा स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो मेटासेंट्रिक में वी शेप निकल करके आता है, क्रोमोसोम की आर्म्स दोनों बराबर दिखाई पड़ती हैं। सब मेटासेंट्रिक होता तो वहाँ पे ये एल शेप दिखाई पड़ता, एक थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता और एक छोटा दिखाई पड़ता। एक्रोसेंट्रिक में जे शेप दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा और एक बहुत बड़ा। और टीलोसेंट्रिक में तो एक ही आर्म दिखाई पड़ती है, तो ये आई शेप दिखाई पड़ेगा, सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर इस तरह से हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एनाफेज। एनाफेज जहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई। अब एनाफेज के अंदर में क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा है, मास तो सेम ही है, क्योंकि मास तो पूरा सेल अभी तो सेम ही है, लेकिन हमने जो क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए थे उनको अलग अलग कर दिया। तो मास तो टोटल सेल में सेम है, लेकिन उसका नंबर डबल हो गया। अब अगर हम बात करें मेटाफेज में क्या था, 2n4c, नंबर डबल हुआ है, मास तो सेम ही है, तो यहाँ पे 4n4c हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होता है कि एनाफेज के अंदर में नंबर डबल होता है, मास डबल नहीं होता। मास तो
डुप्लीकेट करके ही डबल होगा, रेप्लिकेशन से ही डबल होगा। और रेप्लिकेशन कहाँ पे हुआ था? एस फेज़ के दौरान। तो मास तो वहाँ पे डुप्लीकेट हुआ था, डबल हुआ था। लेकिन नंबर जो डबल होता है वो कहाँ पे डबल होता है? एना फेज़ में। एना फेज़ में नंबर डबल क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई है। सेंट्रोमियर ब्रेक होकर के दो पार्ट्स में सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया है। जो एक सेंट्रोमियर चिपके हुए थे दो क्रोमेटिड्स, वो अलग अलग हो गए। तो एना फेज़ में क्रोमोसोम नंबर अब की बार डबल हो चुका है। लास्ट फेज़ जो कैरियोकाइनेसिस का होता है दैट इज़ टीलोफेज़। अब टीलोफेज़ को हम अगर याद रखना हो बहुत अच्छा तो ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज़ है। रिवर्स ऑफ प्रोफेज़। अगर जेनेटिक कंटेंट या फिर डीएनए के जो चेंजेस थे, डीएनए में न्यूक्लियस में जो भी चेंजेस आए थे, न्यूक्लियर चेंजेस, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो सारे के सारे न्यूक्लियर चेंज यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। जो न्यूक्लियर चेंजेस प्रोफेज़ में दिखाई दिए थे वो वापस से उल्टे हो जाएंगे, वापस से रिवर्स हो जाएंगे किसमें? टीलोफेज़ में। अब क्या क्या हुआ था देखो, पहले तो हम एक बार डायग्राम बना लेते टीलोफेज़ का। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, आधे क्रोमोसोम इधर पहुंच चुके हैं और आधे क्रोमोसोम इधर पहुंच चुके हैं। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद में इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज़ में गायब हुई थी, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगी तो क्रोमोसोम का कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा। प्रोफेज़ में वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, अब की बार वो डीकंडेंस होकर के क्या बना देगा? क्रोमैटिन। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे और बना देंगे क्रोमैटिन। जब वो क्रोमैटिन बना देंगे तो आपस में फिर से उलझ जाएंगे। उनकी जो इंडिविजुअलिटी थी, उनकी जो डिस्क्रीट नेचर था वो लॉस हो जाएगा। जो क्रोमोसोम हमें अलग अलग दिखाई दे रहे थे अभी तक, वो अब हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम का डिस्क्रीट नेचर था, जो अलग अलग दिखाई दे रहा था, वो लॉस हो जाता है। यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अब आप क्रोमोसोम को अलग अलग पता नहीं कर पाओगे। अब वो पूरे की तरह से क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में हमें दिखाई देंगे, पूरा उलझ जाएगा। ये काम भी वहीं हुआ था प्रोफेज़ में। जो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ था तो वो भी रिवर्स हो गया। अच्छा, ईआर और गोल्जी भी वापस आ जाएंगे। जो यहाँ पे ईआर और गोल्जी डिज़ोल्व हुए थे वो भी हमें यहाँ पे वापस से रीअपीयर होते हुए दिखाई देंगे। जो उनके वेसिकल छोटे छोटे प्रेजेंट थे वो आपस में चिपक कर जुड़कर ईआर और गोल्जी का फॉर्मेशन कर देंगे। एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के बीच में ऐसे पड़ा रहता है और आरएनए सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी हमें वापस से दिखाई देने लगेगा। न्यूक्लियोलस भी कहाँ पे डिसअपीयर हुआ था? प्रोफेज़ के दौरान। तो जो काम प्रोफेज़ में हुए थे सारे काम यहाँ पे रीअपीयर हो जाते हैं। जेनेटिक कंटेंट चेंज की बात करते हैं। भाई यहाँ पे दो न्यूक्लियस सेपरेट बन गए हैं तो उनके अंदर आधा आधा जेनेटिक कंटेंट मूव करेगा। आधा जेनेटिक कंटेंट इस वाले न्यूक्लियस में मूव करेगा, आधा जेनेटिक कंटेंट इस वाले न्यूक्लियस में मूव करेगा। टोटल जेनेटिक कंटेंट हमारे पास अभी एना फेज़ के बाद कितना हो गया था? एना फेज़ के बाद हमारे पास टोटल जेनेटिक कंटेंट 4n 4c हो गया था। तो आधा एक में चला गया, आधा एक में चला गया। तो 4n 4c का आधा करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2n 2c ये वाला और 2n 2c ये वाला। तो हमारे पास में दोनों न्यूक्लियस कैसे दिखाई देंगे? 2n 2c। तो पूरा सेल भी हमारे पास में 2n 2c कंडीशन ही शो कर रहा होगा। तो ये हमारे पास में जो सेल है वो कैसी कंडीशन अब शो कर रहा होता है? 2n 2c कंडीशन। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया, 4n से 2n हो गया, और जो डीएनए कंटेंट था 4c से वो भी 2c हो गया। तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट भी हाफ होता है टीलोफेज़ में, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है 4n से, एनाफेज़ के 4n से 2n, वो भी हाफ होता है। तो टीलोफेज़ में दोनों चीज़ें हाफ होती हैं, डीएनए का नंबर भी और डीएनए का अमाउंट भी और क्रोमोसोम का नंबर भी। ये हो गया कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में एम फेज़ में दूसरा फेज़ चलता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है वो एनिमल और प्लांट्स के अंदर में अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि दोनों के ऊपर में
जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो भी डिफरेंट है, उसका नेचर डिफरेंट है। एनिमल्स के ऊपर में एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि एक फ्लेक्सिबल टाइप की लेयर है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। वहीं पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे एक रिजिड सेल वॉल होती है। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? रिजिड सेल वॉल। वहाँ पर एक मोटी सी सेल वॉल होती है जिसको जो फ्लेक्सिबल नेचर की ना होकर के रिजिड नेचर की होती है। तो इसी वजह से दोनों का जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म है, सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म है, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, वो भी डिफरेंट रहता है। एनिमल्स के अंदर में बहुत इजी होता है। एनिमल्स के अंदर में एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इनका इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है जो कि एक्टिन की बनी होती है, एक्टिन प्रोटीन की। एक्टिन आपको मालूम होगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। धीरे धीरे ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना साइज़ छोटा करती है। जैसे जैसे साइज़ छोटा करेगी, इसके साथ जुड़ी हुई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड होती रहेगी। और जैसे जैसे ये बेंड होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग छोटी होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों आपस में अटैच हो जाएगी, टच हो जाएगी और दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल डिवीजन। सेंट्रीपीटल ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल्स में, और किसकी मदद से? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, एक्टिन प्रोटीन की एक रिंग का फॉर्मेशन होता है इक्वेटोरियल प्लेन पे। प्लांट्स में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है, बाहरी जो कवरिंग है, वो सबसे एक बहुत ही रिजिड टाइप की कवरिंग है। उसको खींच के छोटा करना, उसको इस तरह से डिवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? वहाँ पे एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। यहाँ पर एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? सेल प्लेट मेथड। अब सेल प्लेट मेथड में होता क्या है समझो इसको। ये प्लांट सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। जो स्पिंडल फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बीच में आके यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर के टुकड़े। इस स्पिंडल फाइबर के टुकड़े में जो ईआर वेसिकल वगैरह के टुकड़े हैं, वो भी कुछ ईआर वेसिकल के टुकड़े भी आ जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। इस फ्रेगमोप्लास्ट में जो स्पिंडल फाइबर हैं, जो ईआर वेसिकल वगैरह यहाँ पे डिपॉजिट है, इसकी डिपोजिशन में गोल्जी बॉडी कुछ वेसिकल बनाती है जिसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल। इन वेसिकल में भरा होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। इनके अंदर क्या भरा होता है? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट। वो यहाँ पे आकर के अपना मटेरियल कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट बाहर की तरफ बढ़ता रहेगा, ये ऐसा रुका कांस्टेंट नहीं रहता, ये बाहर की तरफ और इंक्रीज करता रहेगा ऐसे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में। और धीरे धीरे ये कहाँ पे टच हो जाएगा? ये पूरा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में टच हो जाएगा, जिससे कि दोनों सेल आपस में सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी और उसके ऊपर में सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, इसके ऊपर सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। जब पूरा सेपरेशन हो जाएगा तो ये जो बीच की लेयर है, ये मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन करती है। जो सेल के बीच में, प्लांट सेल के बीच में, 2 सेल के बीच में एक मिडिल लैमिला होता है, वो मिडिल लैमिला इसी सेल प्लेट का मॉडिफाइड वर्जन है। आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर डिवीजन, यही सेल प्लेट किस में मॉडिफाई हो जाती है? मिडिल लैमिला के अंदर में। तो इस तरह से हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल डिवाइड करके कंप्लीट साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद में हम दूसरे टाइप का सेल डिवीजन समझते हैं जिसका नाम है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन को एक और नाम से बुलाया जाता है रिडक्शन सेल डिवीजन या फिर रिडक्शन डिवीजन। अब इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो नए सेल बनते हैं, मान लो एक पेरेंट सेल है, ये डिप्लॉइड है, तो जब ये डिप्लॉइड सेल मियोसिस में एंटर करता है, मियोसिस खत्म होने के बाद में, मियोसिस खत्म होने के बाद में ये 4 सेल बनाएगा, जो चारों की चारों कैसी होंगी? हैप्लॉइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने डिप्लॉइड पेरेंट सेल से स्टार्ट किया था और हमें क्या मिले? 4 हैप्लॉइड सेल। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर इस सेल में प्रेजेंट है उसका हाफ हो गया डॉटर सेल के अंदर में। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए इस डिवीजन को हम क्या बुलाते हैं? रिडक्शन डिवीजन।
अब ये जो रिडक्शन डिवीजन है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं इसका मेन रीज़न क्या है। क्योंकि जो मियोसिस डिवीजन है यहाँ पर एक बार इंटरफेस चलता है, एक मियोसिस डिवीजन में एक बार क्या चलता है, इंटरफेस, जिसमें हमारा G1 S G2 ये तीनों फेस चलते हैं। इसके बाद में एंटर करता है ये 2 बार डिवीजन फेस चलता है। इंटरफेस एक बार चलता है लेकिन डिवीजन फेस कितनी बार चलता है, 2 टाइम्स, जिसमें हमारे 2 डिवीजन फेज होते हैं, मियोसिस 1 जिसको हम M1 भी बोलते हैं और मियोसिस 2 जिसको हम M2 भी बोलते हैं। इस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक बहुत ही छोटा सा फेज होता है जिसको इंटरकाइनेसिस बुलाया जाता है। इंटरकाइनेसिस ये बहुत ही ज़्यादा छोटा फेज होता है जो मियोसिस 1 और 2 के बीच में होता है। अब ध्यान से समझना कि इस पूरे फेज में, चाहे हम इंटरफेज की बात करें या 2 डिवीजन फेज M1 और M2 की बात करें, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार चलता है जो कि S फेज में चलता है। आपको मालूम होगा डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होता है, जहाँ पे एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए का मास इंक्रीज हो जाता है। तो एक बार यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है इंटरफेज में, या फिर आप बोल सकते हो S फेज के दौरान। लेकिन जो न्यूक्लियस का डिवीजन, जो सेल का डिवीजन है, वो कितनी बार चल रहा है, मियोसिस 1 में एक बार डिवीजन होता है और मियोसिस 2 में 2 बार डिवीजन होता है। रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है, डिवीजन 2 बार हो रहा है, इसीलिए जो फाइनल सेल बनेंगे, पहले तो 4 सेल बनेंगे टोटल क्योंकि 2 बार डिवीजन हो रहा है, और दूसरा जो सेल के अंदर में डीएनए कंटेंट होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर आप माइटोसिस को याद करें तो माइटोसिस में एक बार इंटरफेस चलता है, एक बार इंटरफेस चलता है, जिस इंटरफेस में एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेस में कितनी बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक बार। और एक बार इंटरफेस के साथ में एक बार माइटोसिस चलता है या फिर डिवीजन फेज चलता है। जब किसी चीज़ को एक बार रेप्लिकेट करोगे, एक बार डिवाइड करोगे, तो फाइनल जो नंबर आएगा वो पेरेंट सेल जितना ही आएगा। तो जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में थे सेम उतने ही डॉटर सेल में माइटोसिस में दिखाई देते हैं। पर मियोसिस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन एक ही बार हो रहा है लेकिन डिवीजन 2 बार हो रहा है। तो जो नए सेल बनने वाले हैं वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ये मेन रीज़न है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों होते हैं। एक बार हम मियोसिस का यहाँ पे प्लान बना लेते हैं कि मियोसिस में सेल कैसे एंटर करता है। मान लो यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल है, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, सेल को जगह कम पड़ जाएगी। ये डिप्लॉइड सेल है 2N 2C है ना, इसके पास में हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज होती हैं। ये इंटरफेज में एंटर करता है। इंटरफेज में एंटर करने के बाद में G1 फेज, G2 S फेज और G2 फेज में एंटर करता है। जब इंटरफेज पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद में इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, मतलब क्रोमोसोम नंबर तो इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन डीएनए का मास डबल हो जाता है। तो 2N क्या बन जाएगा, 4C। यहाँ पे डीएनए का कंटेंट S फेज में डबल हो गया। अब आएगा हमारा मियोसिस 1 पहला डिवीजन। जब मियोसिस 1 डिवीजन होता है तो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं 2 सेल के अंदर में। एक सेल में एक क्रोमोसोम चला जाता है और दूसरे सेल में दूसरा क्रोमोसोम चला जाता है, मतलब कि जो डीएनए कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2N और C हो जाएगा और यहाँ पे N और 2C, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। यहाँ पे 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है इसीलिए हम इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं हेट्रोटिपिक डिवीजन। किसको, मियोसिस 1 को। अब ये दोनों सेल जिनको हम डायाड ऑफ सेल भी बुलाते हैं, 2 सेल बने जिसको हम डायाड ऑफ सेल बुलाते हैं, ये दोनों सेल अब मियोसिस 2 में एंटर करेंगे। ये भी मियोसिस 2 में एंटर करेगा और ये वाला सेल भी मियोसिस 2 में एंटर करेगा। ये भी मियोसिस 2 में और ये भी मियोसिस 2 में एंटर करेगा। जब ये मियोसिस 2 में एंटर करते हैं तो दोनों के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। पहले तो टोटल 4 सेल बनेंगे 2 बार डिवाइड करने की वजह से। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी चिपके हुए हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। इधर एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, इधर एक क्रोमोसोम, इधर एक क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर फिर से हाफ हो गया, तो अब क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, N और C, N और C, N और C, N और C। मतलब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, एक क्रोमोसोम। यहाँ पे जो हमने बनाया है जिस हिसाब से वो एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे डीएनए अमाउंट डबल है, 2C है। हर क्रोमोसोम के पास में
दो क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पे हर क्रोमोसोम के पास में एक ही क्रोमेटिड है, तो ये हो जाएगा N और C। तो टोटल हमें कितने सेल मिलेंगे? टोटल 4 सेल मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे N और C। तो ये मेन होता है मियोसिस का ओवरव्यू। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा फेज यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा, इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे एक छोटा सा फेज चलता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता लेकिन कुछ ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन होता है, जैसे सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन यहाँ पर चल रहा होता है। अब ये जो मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 यही चीज़ हमें देखनी है। तो इंटरफेस तो बिल्कुल कॉमन रहता है, ये हमने माइटोसिस में पहले ही पढ़ लिया है। माइटोसिस में जो भी G1 फेज, S फेज, G2 फेज पढ़ा था वो सारा एप्लीकेबल है मियोसिस में भी। हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के बाद में मियोसिस 2। अच्छा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 फर्दर दो फेज में डिवाइडेड होंगे। मियोसिस 1 में पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, वो तो होना ही है, और न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद में साइटोकाइनेसिस। इसी तरह से मियोसिस 2 जो होता है ये भी 2 फेज में चलेगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मियोसिस 1 भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड और मियोसिस 2 भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड है। जो कैरियोकाइनेसिस है ये फर्दर 4 फेज में डिवाइडेड होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और कैरियोकाइनेसिस जो मियोसिस 2 का है वो भी डिवाइडेड है 4 फेज में, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। स्टार्ट हम करने वाले इंटरफेस तो हम सेम रहेगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इंटरफेस खत्म होने के बाद में जो हमारा सेल बचता है डिप्लॉयड सेल 2n4C, ये डायरेक्टली एंटर करेगा मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में भी कौन सा फेज है? पहला प्रोफेज 1। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोफेज 1 से। तो जो पहला फेज जो हम पढ़ेंगे दैट इज प्रोफेज 1। अब ये जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस का वो बहुत ही बड़ा फेज है, बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स उसके अंदर में चल रहे होते हैं। माइटोसिस की तरह सिर्फ यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन और डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसॉल्व होना ये सब नहीं होता, इसके साथ में और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेज होता है। इसीलिए इसको 5 डिफरेंट सब फेज या फिर 5 डिफरेंट छोटे छोटे फेज में डिवाइड किया हुआ है। किसके बिहाफ पे? क्रोमोसोम के बिहेवियर के बिहाफ पे। तो अगर हम क्रोमोसोम के बिहेवियर की बात करें तो पूरे प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम बिहेवियर के बेसिस पे इसको 5 सब फेज में बांटा गया है। सब फेज जिनके नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन 5 सब फेज में इसको बांटा गया है। जो पहला फेज है प्रोफेज 1 का दैट इज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, अब लेप्टोटीन में क्या होगा? लेप्टोटीन के अंदर में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? अभी क्रोमोसोम कंडेंसेशन जस्ट स्टार्टेड। अगर क्रोमैटिन मटेरियल धीरे धीरे अनटेंगल हो रहा है, सुलझ रहा है और सुलझ करके कंडेंस होना स्टार्ट कर रहा है ताकि वो क्रोमोसोम आगे बनाएगा। तो अभी क्रोमोसोम कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे? बहुत ही पतले पतले धागों की फॉर्म में दिखाई देंगे। कुछ इस तरह के क्रोमोसोम दिखाई देंगे। क्रोमोसोम जो होंगे वो बहुत पतले धागों की फॉर्म में दिखाई देंगे, ये इस तरह से। अभी आपको इसके एंड भी बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में ये विजिबल हो जाएंगे। जो सारे के सारे क्रोमोसोम रहेंगे इस टाइम पे वो सेंट्रोसोम की तरफ अलाइंड रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो उनके जो क्रोमोसोम के एंड्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में घुसे हुए हैं, और सारे क्रोमोसोम किस साइड पे ओरिएंटेड है, किस साइड पे डायरेक्टेड है? सेंट्रोसोम की डायरेक्शन में। इससे हमारे पास में एक स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं बुके स्टेज। फ्लावर के बुके जैसा ये कुछ दिख रहा है, इसीलिए हम इस स्टेज को बोलते हैं बुके स्टेज। और लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे? बहुत ही पतले फाइनेस्ट फाइबर्स की फॉर्म में। लाइट माइक्रोस्कोप से दिखने भले लग जाएंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ विजुअलाइज होने लग जाएंगे, पर अभी बहुत पतले फाइबर्स हैं और सारे के जो एंड्स हैं वो क्लियर नहीं है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बुके स्टेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेप्टोटीन के बाद में सेकेंड स्टेज आता है जाइगोटीन। अच्छा, जैसे जैसे हम प्रोफेज 1 की स्टेज आगे बढ़ाएंगे, जैसे लेप्टोटीन से जाइगोटीन, जाइगोटीन से पैकाइटीन, पैकाइटीन से डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो हर स्टेज में क्रोमोसोम आपको ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको
क्रोमोसोम के बिहेवियर में 5 फेज में बांटा है ना, तो क्रोमोसोम आपको दिखने में भी अलग अलग कंडेंसेशन उसका लेवल दिखेगा। धीरे धीरे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन हर फेज के साथ बढ़ता जाएगा। अब जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में होता है पेयरिंग होती है। किसकी पेयरिंग होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है जो एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज आपके पास होती हैं। किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं। भाई एक आपको कहाँ से मिलती है? मदर से मिलेगी और एक आपको फादर से मिलेगी। मान लो इसको हम बोले क्रोमोसोम 1 और ये क्रोमोसोम 1, ये आपको मदर से मिला है, ये फादर से मिला है। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक होमोलोगस पेयर। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 की भी आपके पास 2 कॉपी होगी, एक मदर से एक फादर से, और ये मिल करके क्या बनाएंगे? एक होमोलोगस पेयर। तो ऐसे ही सेम क्रोमोसोम की जो 2 कॉपीज होती हैं, जो आपको एक मदर से मिलती है और एक फादर से मिलती है, वो आपस में मिल करके एक होमोलोगस पेयर बनाते हैं। जाइगोटीन के अंदर में ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अब पेयर करेंगे क्यों? पेयरिंग करने की वजह है कि इनके बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। इस तरह से ये 2 हमारे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनके बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा जिसका नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो साइनेप्टोनिमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। लाइट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये नहीं दिखाई देगा। ये हमारे पास में क्रोमोसोम का पेयर है जिसको हम अब बाइवेलेंट बुला रहे हैं, क्योंकि ये चिपक गए आपस में, तो इनको क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम। अच्छा ध्यान से देखो तो दोनों क्रोमोसोम के पास में 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 1 2 3 4, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो टोटल क्रोमेटिड्स कितनी हो गई? 4। पर जाइगोटीन के अंदर क्योंकि क्रोमोसोम अभी पूरा कंडेंस नहीं हो पाया है, अभी क्रोमोसोम बहुत अच्छा कंडेंस नहीं है, भले से लेप्टोटीन से ज़्यादा कंडेंसेशन है पर पूरा कंडेंसेशन तो नहीं है। इसीलिए आपको बाइवेलेंट तो यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखोगे। पर दूसरी कंडीशन एक और बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4 क्रोमेटिड्स। क्या यहाँ पे आपको 4 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं? दोनों क्रोमोसोम में 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो वैसे तो टोटल 4 क्रोमेटिड्स हैं, टेट्राड बन रहा है। पर टेट्राड जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता इस फेज में। टेट्राड जो है इस फेज में नॉट वेरी क्लियरली विजिबल। ये अगले फेज में जब क्रोमोसोम थोड़ा और कंडेंस हो जाएगा, बेटर कंडेंस हो जाएगा, उससे क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो टेट्राड हमें नेक्स्ट फेज में ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। बनता भले से बाइवेलेंट और टेट्राड दोनों ही जाइगोटीन में है, लेकिन टेट्राड जो हमें क्लियरली विजिबल होता है वो पैकाइटिन स्टेज में होता है, नेक्स्ट स्टेज में होता है। अब ये तो हमने न्यूक्लियस के बाहर ये सारी चीज़ें करी हैं, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर ही चल रही हैं अभी। इसको एक बार हम न्यूक्लियस के अंदर भी बना लेते हैं। ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होती जा रही है। ये एक पेयर है, ये एक दूसरा पेयर है। ऐसे ही जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है सबकी क्या दिखाई देगी? पेयर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पेयर या फिर अगर बाइवेलेंट्स की बात करें तो कितने बनेंगे? तो टोटल बाइवेलेंट्स जो बनने वाले हैं वो हैप्लॉइड नंबर बनने वाला है, क्योंकि मान लो अगर आपके पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और हर 2 क्रोमोसोम का एक जोड़ा बाइवेलेंट बनाता है, तो इसके में कितने बाइवेलेंट बनेंगे? n नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स हमें टोटल बनते हुए दिखाई देंगे। और ये जो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग है, ये जो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, इसी को हम क्या बुलाते हैं? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, इसी पेयरिंग के प्रोसेस को ही एक नाम मिलता है साइनेप्सिस, क्योंकि ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स दिखेंगे। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारे पास कितने बाइवेलेंट्स दिखेंगे? 23 बाइवेलेंट या टेट्राड हमें दिखाई पड़ने लगेंगे। अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं, थर्ड फेज पे, सी फेज पे, जिसका नाम है पैकाइटिन। पैकाइटिन जो है यहाँ पे बहुत सारे काम होने वाले हैं। पैकाइटिन के अंदर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं जो मियोसिस के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि पैकाइटिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं, तो इसका जो फेज़ होता है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू लेप्टोटीन, जो हमने स्टार्टिंग का फेज़ देखा था, और जाइगोटीन।
तो चाहे लेप्टोटीन की बात करें चाहे जाइगोटीन की बात करें, दोनों से ही ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है क्रॉसिंग ओवर, अभी उसकी हम बात करेंगे। पैकाइटिन में क्या क्रोमोसोमल कंडेंसेशन जाइगोटीन के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखाई पड़ता है? बिल्कुल। अब जाइगोटीन में आपको क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई दे रहे थे, बाइवेलेंट बन तो रहे थे, टेट्राड बन तो रहे थे, लेकिन टेट्राड आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही पैकाइटिन आता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंसेशन ज़्यादा अच्छा हो गया है तो सिस्टर क्रोमेटिड सब अलग होती हुई दिखाई देंगी। पूरा कंडेंसेशन अभी भी नहीं हुआ है, पूरा कंडेंसेशन तो जाकर के डाइकाइनेसिस में होगा, लेकिन जाइगोटीन से अब ज़्यादा कंडेंसेशन हो गया, जिससे जो बाइवेलेंट टेट्राड है, बाइवेलेंट तो आपको वहाँ पे भी दिख रहा था, लेकिन जो टेट्राड है 1 2 4 क्रोमेटिड्स, टेट्राड यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा, क्लियरली विजिबल। टेट्राड हमें पैकाइटिन स्टेज में ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है, ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ता है पैकाइटिन स्टेज में। अच्छा, टेट्राड के अलावा एक और काम होना है पैकाइटिन में, जिसका नाम है, जिस प्रोसेस का नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, पहले तो क्रॉसिंग ओवर को समझ लेते हैं कि भाई क्रॉसिंग ओवर होती क्या है, फिर उसके बाद में बताएंगे कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। क्रॉसिंग ओवर का सिंपल सा मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल या एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। जो क्रोमोसोम का टुकड़ा है, क्रोमोसोम का सेगमेंट है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की तरफ मूव करना, उसको एक्सचेंज करना, उस सेगमेंट को, उसी को बुलाया जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग करके रखा हुआ है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग करके रखा हुआ है, यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स हैं टोटल। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि 4 क्रोमेटिड्स में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और बीच में हमारे पास में प्रेजेंट है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनकी खास बात होती है कि वो 100% आइडेंटिकल होती हैं। जैसा जीन कॉम्बिनेशन एक सिस्टर क्रोमेटिड में होता है वैसा ही दूसरे पे भी होता है। ऐसे ही ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कैसे होंगे? 100% आइडेंटिकल। लेकिन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोलेंगे? अगर आप इन दोनों पेयर को देखोगे तो ये क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे आप इसका कॉम्बिनेशन बना लो, ये भी नॉन सिस्टर है, या फिर आप 1 के साथ में 3 का बना सकते हो, 2 के साथ में 4 का बना सकते हो। ये सारे कैसे होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके बीच में सिमिलैरिटी तो होती है, क्योंकि क्रोमोसोम तो सेम ही है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर मान लो 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, तो सिमिलैरिटीज़ तो होंगी, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में 100% सिमिलैरिटी नहीं होती है। तो अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स देखोगे तो ये नॉट 100% सेम, लेकिन अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो वहाँ पे 100% सिमिलैरिटी हमको दिखाई पड़ती है। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर जैसे हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है। किनके बीच में एक्सचेंज होना है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स तो एकदम सेम है। अगर वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक सिस्टर क्रोमेटाइड से दूसरे सिस्टर क्रोमेटाइड में एक्सचेंज हो भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी नेचर में क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं चलता। किसके बीच में चलता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तभी तो वेरिएशन आएगा। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिड नंबर 2 और क्रोमेटिड नंबर 3। इसका क्रोमोसोम सेगमेंट यहाँ से काटते हैं, इसका क्रोमोसोमल सेगमेंट यहाँ से काटते हैं, काटने के बाद में एक्सचेंज कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल। जब इसका क्रोमोसोमल सेगमेंट इधर आएगा, इसका क्रोमोसोमल सेगमेंट इधर आएगा, तो क्या ये पूरा क्रोमेटिड क्या है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो रीशफल हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर बहुत जगहों पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, इसी चीज़ को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन क्रॉसिंग ओवर ध्यान रखना है किसके बीच में चलती है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में चलती है? हमेशा और हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो सेम क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसी के बीच में चलती है, उसके भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में चलती है, ताकि वेरिएशन आए। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स 100% एक जैसी नहीं होती। और ये जो क्रॉसिंग ओवर के बाद में हमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन पहले था वो चेंज हो गया, शफल हो गया, वो रिकम्बाइन हो गया, उसी को बोलते हैं, इसी इवेंट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन।
रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई क्रॉसिंग ओवर ऐसे अपनी मर्जी से नहीं होता है। ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, पर क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए पहले जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनके बीच में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो बाइवेलेंट की फॉर्म में, इन दोनों के बीच में जगह जगह पर क्या डेवलप होगा? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल नाम का एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये इस तरह का, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया इसका नाम होता है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है इसके अंदर में एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब एक बहुत सारे एंजाइम का मिला जुला कॉम्बिनेशन, जिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का एक कंप्लीट नाम होता है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज बेसिकली बहुत सारे एंजाइम का मिला हुआ क्लस्टर है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम हमारे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल में प्रेजेंट होता है। और किसके बीच में डेवलप करता है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल? हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है इसका काम होता है डीएनए को कट करना। यहाँ से डीएनए को कट करेगा, यहाँ से डीएनए को कट करेगा, कट करने के बाद में डीएनए को एक्सचेंज करेगा, और एक्सचेंज करने के बाद में जो सेगमेंट है उसको वापस से ज्वाइन कर देगा। तो ये 3 काम करता है। कट करता है डीएनए को, कट करने के बाद में शफल करता है, उसको इधर उधर मूव करता है, और शफल करने के बाद वापस से ज्वाइन कर देता है, जिससे कि हमारा रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला क्रोमोसोम सेगमेंट इधर पहुंच जाता है, ये वाला इधर पहुंच जाता है, ये वाला इधर पहुंच जाता है, यह वाला इधर पहुंच जाता है। जहाँ जहाँ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल डेवलप करता है वहीं पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो ये होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, अब ध्यान से समझना, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट क्या होता है। हमने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर से पहले जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो 100% आइडेंटिकल थी, लेकिन एक बार जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो क्या अब ये दोनों 100% आइडेंटिकल रह गई जाती हैं? नहीं। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में सिस्टर क्रोमेटिड्स भी 100% आइडेंटिकल नहीं रहती। ये चारों की चारों 1 2 3 4, चाहे वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो, वो डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा। क्योंकि अब सारे जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग हैं, ये चारों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हैं, इसी वजह से अब क्या आता है? वेरिएशन। तो वेरिएशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो मियोसिस में, दैट इज क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे चल रहा है ये तो हमने समझाने के लिए बनाया। रिकॉम्बिनेशन आपको याद रखना है भाई, रिकॉम्बिनेशन भी न्यूक्लियस के अंदर ही चल रहा है। अभी सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है, इसको यहीं पे बनाना है। ये टेट्राड है, ये बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट के बीच में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल डेवलप किया है, और रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल होने की वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रोमोसोम मटेरियल एक्सचेंज हो गया। तो पैकाइटिन के बाद में पूरा क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाता है। पैकाइटिन के बाद में 4th स्टेज, डी स्टेज पे आते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो साथ में आए थे एज अ बाइवेलेंट की फॉर्म में या फिर टेट्राड की फॉर्म में, उनका काम कंप्लीट हो चुका। उनका पास में आने का रीज़न क्या था? क्रॉसिंग ओवर करवाना। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में कंप्लीट हो गया। अब डिप्लोटीन में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। अब क्रोमोसोम दोनों अलग अलग जाना चाहते हैं, तो अब ये दोनों क्रोमोसोम को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर सेल क्या करता है, इनके बीच में जो ग्लू मटेरियल है, इनके बीच में जो मटेरियल है जिसने इनको पकड़ के रखा हुआ है, जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, वो क्या था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिप्लोटीन में क्या होता है? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डिप्लोटीन में? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जैसे ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, आपको पता होगा डीएनए के ऊपर में, क्रोमोसोम के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि पूरे डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, पर कुछ जगहों पे ये अभी भी उलझे हुए रहेंगे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। सारी जगहों से तो दूर चले जाएंगे, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ से वो अलग नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे वो उलझे हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे वो क्रोमोसोम उलझे हुए दिखाई देंगे, और बाकी जगह से वो सेपरेट हो चुके हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज हो चुका है,
ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर, ये भी इधर। बीच में कोई साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बचा। लेकिन जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी उन जगहों पे हमारा जो क्रोमोसोम है वो उलझा हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से ये चिपके हुए दिखाई पड़ेंगे और एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देंगे। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहे हैं इन्हीं को बुलाया जाता है काइज़माटा। काइज़माटा जो कि एक्स शेप दिखाई पड़ते हैं। और एक्स शेप क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो उन जगहों पे अभी अलग नहीं हो पाएंगे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो काइज़माटा उन जगहों को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ वहाँ ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर काइज़माटा हमको दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत सारे होमोलोगस पेयर में अभी काइज़माटा ऐसे दिखाई पड़ेंगे। सेल के अंदर बना लेते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, ये चिपका हुआ डीएनए दिखाई देगा, इधर भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये काइज़माटा से चिपके हुए हैं, ऐसे ये भी काइज़माटा से चिपके हुए हैं, ये काइज़माटा से चिपके हुए हैं। इस तरह से हमारा क्रोमोसोम अभी दिखाई देगा। एक और चीज़ डिप्लोटीन के बारे में याद करनी है कि डिप्लोटीन जो होता है वो कुछ सेल के अंदर में, पर्टिकुलरली जो वर्टिब्रेट ऊसाइट होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स के ऊसाइट सेल होते हैं, आपको पता होगा वर्टिब्रेट के ऊसाइट सेल एम्ब्रियो स्टेज से लेकर के प्यूबर्टी तक अरेस्टेड रहते हैं एक मियोसिस 1 की फेज में, और जिसका नाम है डिप्लोटीन। वर्टिब्रेट के ऊसाइट अरेस्टेड रहते हैं एक फेज में, मियोसिस 1 के एक फेज में, जिसका नाम है डिप्लोटीन। कब तक अरेस्टेड रहते हैं, कितने सालों तक? मंथ्स तक अरेस्टेड रह सकते हैं या फिर सालों तक भी अरेस्टेड रह सकते हैं। इसका मतलब जो डिप्लोटीन होता है वो वर्टिब्रेट ऊसाइट में बहुत ही इलोंगेटेड होता है, वो कई महीनों तक चल सकता है और कई सालों तक भी चल सकता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर में, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर में जो ऊसाइट होता है वो एम्ब्रियो स्टेज में ट्रैप हो जाता है मियोसिस 1 में डिप्लोटीन में, और पूरा डिप्लोटीन पार करता हुआ जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, प्यूबर्टी के बाद जब वो एग को रिलीज़ नहीं करता, ऊसाइट को रिलीज़ नहीं करता, तब तक ऊसाइट किस में पड़ा रहता है? डिप्लोटीन स्टेज में। मतलब वो कई सालों तक का भी एक्सटेंशन इसको मिल सकता है, बहुत ही लंबा फेज हो सकता है स्पेशलाइज्ड नंबर सेल में, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेट ऊसाइट। अब लास्ट फेज पे आते हैं जिसका नाम है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में आपको याद रखना है कि प्रो फेज में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी सारी चीज़ें प्रो फेज 1 में कंप्लीशन की तरफ जाती हैं। अब क्या क्या होगा समझो इसको। सबसे पहला डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा। काइज़माटा खत्म होने वाला है, उसका टर्मिनेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा। तो काइज़माटा जो होंगे वो एंड्स की तरफ जा करके अलग हो जाएंगे। जैसे ही काइज़माटा टर्मिनेट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट तो हो गए लेकिन इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, इसलिए इसके डीएनए सेगमेंट को हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। इनका डीएनए सेगमेंट पहले ही एक्सचेंज हो चुका है, चेंज उसमें आ चुका है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा होने के बाद में दोनों क्रोमोसोम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और क्या होता है डाइकाइनेसिस में? जो डाइकाइनेसिस फेज है वहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था लेप्टोटीन में, वो डाइकाइनेसिस में जाकर के क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीटेड हो चुका है, पूरा हो चुका है। अच्छा, प्रोफेज में और जो जो चीज़ें होती थी वो भी हो जाएंगी। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, ईआर की बात करें, गोल्जी की बात करें, ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस की भी बात करें तो वो भी डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर होने के साथ में जो हमारे पास में सेंट्रोजोम थे, एक सेंट्रोजोम इधर चला जाएगा, एक सेंट्रोजोम इधर चला जाएगा, और सेंट्रोजोम यहाँ पहुँचने के बाद में स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं अब इस दोनों को मिला के स्पिंडल एपरेटस, या फिर इसको मियोटिक एपरेटस भी बुला सकते हैं। जैसे हमारे माइटोटिक एपरेटस था वैसे ही यहाँ पे क्या कहलाता है अब? मियोटिक एपरेटस। तो ये मियोटिक एपरेटस या फिर स्पिंडल एपरेटस डेवलप हो जाएगा। बीच में हमारे पास में प्रेजेंट है सारे क्रोमोसोम जो अलग अलग हो चुके हैं। 4 क्रोमोसोम हमने लेकर के चले थे, तो यहाँ पे चारों क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, ठीक है, 4 ही हम लेकर के चलेंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम स्प्रेड हो गए। ये जो स्पिंडल फाइबर है अब आकर के इससे जुड़ेंगे और मेटाफेज 1 की तरफ साइकिल जो होगी, जो सेल डिवीजन है वो आगे प्रोसीड करेगा।
अगर यहाँ पे डीएनए नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात करें, डीएनए कंटेंट की बात करें, तो पूरे प्रोफेज 1 में डीएनए कंटेंट चेंज नहीं होता। जैसा कि डीएनए एंटर किया था प्रोफेज में 2n4C, प्रोफेज 1 के बाद भी वो 2n4C ही रहेगा। डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा, भले से उसके अंदर एक्सचेंज हो गया, कुछ मटेरियल इधर से उधर आ गया, इधर से उधर चला गया, लेकिन नंबर और उसके टोटल कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम दूसरे फेज पे चलते हैं जिसका नाम है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्या होगा? मेटाफेज 1 में जितने भी क्रोमोसोम है वो आकर के इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन हुए थे, जैसा कि हमने माइटोसिस के मेटाफेज में भी देखा था। पर मेटाफेज 1 में जो अलग बात होती है कि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो अलाइनमेंट है, जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होगा इन फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बाइवेलेंट की फॉर्म में आकर के इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन होंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सेंट्रोसोम है, इधर भी सेंट्रोसोम है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, इधर से भी स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। तो जो बीच में आकर के अलाइन हुए हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर अलाइन हुए हैं। मतलब ये क्रोमोसोम 1 है तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 है तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 2 होगा। ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये बीच में क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो एक पेयर है इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट। तो अब की बार क्रोमोसोम जो हो मेटाफेज में अलाइन हो रहा है वो किस फॉर्म में अलाइन हो रहा है? बाइवेलेंट की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे बाइवेलेंट की फॉर्म में अलाइन हो रहा है तो हर एक क्रोमोसोम, जैसे अगर हम इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्रोमोसोम कितने स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है? एक स्पिंडल फाइबर से। ये एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है। ऐसे ही अगर हम ये वाला क्रोमोसोम देखें तो ये भी कितने स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है? एक स्पिंडल फाइबर से। अगर आप माइटोसिस में याद करें, माइटोसिस के मेटाफेज में हर एक क्रोमोसोम 2-2 स्पिंडल फाइबर से जुड़ा था। सारे क्रोमोसोम बीच में ऐसे अलाइन थे और हर एक क्रोमोसोम जो था वो 2 स्पिंडल फाइबर, एक इधर और एक इधर से जुड़ा था। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार हर एक क्रोमोसोम सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है और बाइवेलेंट्स की फॉर्म में ये अरेंज्ड है। क्योंकि टोटल अरेंजमेंट बाइवेलेंट की फॉर्म में तो 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है। एक मेटाफेजिक प्लेट पे आधे क्रोमोसोम यहाँ पे अलाएंगे और आधे क्रोमोसोम दूसरे मेटाफेजिक प्लेट पे अलाएंगे। तो टोटल हमारे पास में मेटाफेजिक प्लेट कितनी बनती हैं? जो मेटाफेजिक प्लेट बनती है वो टोटल 2 बनती है। आधे क्रोमोसोम N और 2C इधर अलाएंगे और N और 2C इधर अलाएंगे। तो इस तरह से 2 मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्म में अब की बार जो बाइवेलेंट्स हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, जो क्रोमोसोम है वो अरेंज्ड रहते हैं। मेटाफेज 1 के बाद में आता है एनाफेज 1। तो जो थर्ड फेज है दैट इज एनाफेज 1। जो एनाफेज 1 है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे स्पिंडल फाइबर इधर से छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर इधर से छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से छोटे होंगे और हर एक बाइवेलेंट का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है तो ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो होमोलोगस पेयर था क्रोमोसोम का वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन सिस्टर क्रोमेटाइड्स सेपरेट नहीं होंगे। तो एनाफेज में क्या होता है? यहाँ पे स्पिंडल फाइबर पहले तो छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू शॉर्टन, छोटे होना स्टार्ट कर जाएंगे। छोटे होने की वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये एक पेयर है पूरा, इधर एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, इधर एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, ये इधर से छोटा हो रहा है, इधर से छोटा हो रहा है, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। पर ध्यान से देखो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं क्या वो साथ साथ मूव करेंगे? बिल्कुल। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होंगे अब की बार। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो नॉट सेपरेटेड, वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होने वाले। और वो सेपरेट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। भाई सिस्टर क्रोमेटिड्स तो तब अलग होते हैं ना जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। जैसे यहाँ पे इस तरह से होता तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, लेकिन अब की बार तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ सेपरेट होंगे। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो अब की बार जो मूवमेंट होगा क्रोमोसोम का वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, यहाँ पे एक। जो क्रोमोसोम मूव करेगा वो डबल आर्म्स के साथ में, 4 आर्म्स के साथ में इधर और इधर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा।
पूरा क्रोमोसोम इधर और पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम इधर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अब की बार जो हमारे पास में सेंट्रोमियर को फॉलो करती हुई आर्म्स दिखाई देंगी, वो हर क्रोमोसोम पे 4 आर्म्स दिखाई देंगी। 2 आर्म्स की जगह अब की बार कितनी आर्म्स पीछे पीछे जाएंगी, सेंट्रोमियर के 4 आर्म्स जाएंगी। ठीक है, और क्रोमोसोम का नंबर भी इस बार डबल नहीं होगा भाई। क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता, एक सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर बनाता, तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा था। जैसा हमने माइटोसिस के एनाफेज में देखा था, वहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो रही थी तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई नहीं, तो जब सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई ही नहीं है तो क्रोमोसोम या जेनेटिक कंटेंट अभी भी 2n4C ही दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे लास्ट फेज जो डी फेज है, 4th फेज, जिसका नाम है टीलोफेज 1, जिसका नाम क्या बेटा, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के दौरान क्या होगा कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। आधे क्रोमोसोम इधर और आधे क्रोमोसोम इधर, 2 क्रोमोसोम इधर 1 और 2 की एक एक कॉपी, और 2 क्रोमोसोम इधर 1 और 2 की एक एक कॉपी। लेकिन दोनों के पास में जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हैं वो 2-2 दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, ER वापस आ जाएगा, गोल्जी वापस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें रीअपियर हो जाएंगी। सेम ऐसा ही इस वाले न्यूक्लियस के साथ भी होगा, सेम यहाँ पे भी चीज़ें रीअपियर हो जाएंगी। ध्यान से देखना कि अगर हम टीलोफेज की बात कर देते हैं माइटोसिस में, तो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहा था, क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर के क्रोमैटिन बनाना चाहिए यहाँ पे, पर टीलोफेज 1 में इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं होता। जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन नहीं करता। थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन जरूर होता है इसमें, हल्का फुल्का डीकंडेंसेशन, लेकिन कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं होगा। कंप्लीट डीकंडेंसेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको आगे चल करके प्रोफेज 2 में एंटर करना है भाई। मियोसिस 2 भी करना है, और मियोसिस 2 करने के लिए पहले प्रोफेज 2 में एंटर करना पड़ेगा। और प्रोफेज 2 में हमें क्या करना है, क्रोमैटिन का वापस से क्रोमोसोम में कन्वर्जन करना है। तो जब क्रोमैटिन को वापस क्रोमोसोम बनाना ही है, तो सेल कभी भी टीलोफेज 1 में प्रॉपर क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन या फिर वापस से उसको लूज थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता। जो DNA बनता है, क्रोमोसोम नंबर बनता है, वो कैसा हो जाता है, N और 2C। दोनों क्रोमोसोम न्यूक्लियस कैसे दिखाई देंगे, अब की बार हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कितना था, 2n4C, तो इसका हाफ कर दो, दोनों चीज़ें हाफ हो जाती है टीलोफेज में, N और 2C। नंबर तो हाफ हो गया, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हैप्लॉइड हो गया, लेकिन अभी भी दोनों क्रोमोसोम के पास में 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो 2C स्टेज में दिखाई देगा। फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस मैकेनिज्म हमने प्लांट एनिमल्स का पढ़ ही रखे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कर देंगे और 2 सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। एक सेल ये है और एक सेल ये है, इनके पास अपना न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर में 2-2 क्रोमोसोम है, जो कि अभी पूरी तरह से डीकंडेंस नहीं हुए, अभी वो क्रोमोसोम की फॉर्म में ही दिखाई देंगे। क्योंकि टोटल 2 सेल बन रहे हैं, इसको बोलते हैं डायाड ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, डायाड ऑफ सेल। 2 सेल बन रहे हैं। ये जो डायाड ऑफ सेल है, अब ये एक छोटे से फेज में एंटर करते हैं मियोसिस 2 से पहले, इंटरकाइनेसिस। जो इंटरकाइनेसिस है वो बहुत ही छोटा सा फेज होता है मियोसिस 1 और 2 के बीच में। इंटरकाइनेसिस में DNA रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता, तो यहाँ पे कोई भी DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा। DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा तो कुछ ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन होगा। जैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो सेंट्रोजोम डुप्लीकेट करता है, ताकि सेंट्रोजोम वापस से एक पेयर में कन्वर्ट हो जाए और स्पिंडल फाइबर का अपरेटस, स्पिंडल पोल वो बनाने में कामयाब हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस और इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद में हमारा चलेगा मियोसिस 2। मियोसिस 2, ये जो मियोसिस 2 है, पहली बात तो ये बहुत इजी फेज होता है। इसके अंदर में कोई क्रॉसिंग ओवर, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेज दिखाई नहीं पड़ते हैं। मियोसिस 2 हमारा एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। जैसा हमारा माइटोसिस होते हैं, जो माइटोसिस में होता है वो सारे काम आपको मियोसिस 2 में करना है। तो हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सिर्फ डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला लेते हैं प्रोफेज 2। अब जो प्रोफेज 2 है वहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम कंडेंसेशन होने के अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। तो प्रोफेज 2 के बाद में सेल कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, स्पिंडल एपरेटस असेंबल हो जाएगा। स्पिंडल एपरेटस यहाँ पे बन जाएगा, जिसको बोलते हैं मियोटिक एपरेटस। तो मियोटिक एपरेटस यहाँ पे आ जाएगा।
सारे क्रोमोसोम के बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो गायब हो गई, जिससे हमारे 2 क्रोमोसोम जो है वो बाहर आ गए, क्रोमोसोम 1 और 2। हर सेल के पास 2-2 क्रोमोसोम है, तो ये बाहर आ गए। न्यूक्लियर कंटेंट कैसा है, N और 2C। फिर आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में अब की बार क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ने लगेंगे। लेकिन अब की बार क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, हर क्रोमोसोम से, ईच क्रोमोसोम से हमारे पास 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, एक इस पोल से और एक इस पोल से। अब की बार बाइवेलेंट की फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। एक क्रोमोसोम इधर है जिससे 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, एक क्रोमोसोम इधर है जिससे 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। तो हर क्रोमोसोम से इस बार स्पिंडल फाइबर 2 जुड़े होंगे और सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे, ये जो प्लेन है यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। और ये जो प्लेट बनती है क्रोमोसोम की, इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पे कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, जैसा माइटोसिस में होता है मेटाफेजिक प्लेट भी यहाँ पे एक ही बनेगी। और हर क्रोमोसोम से 2-2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। डीएनए कंटेंट सेम N और 2C ही दिखाई पड़ेगा आपकी बार। फिर आते हैं हम एनाफेज 2 पे। तो जो एनाफेज 2 है, यहाँ से चीज़ें चेंज होना थोड़ा सा स्टार्ट होती हैं। भाई एनाफेज 2 में क्रोमोसोम शॉर्ट होगा, क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग होगी, मतलब स्पिंडल की शॉर्टनिंग होगी। स्पिंडल इधर से भी छोटा होना स्टार्ट होगा, इधर से भी छोटा होगा, इधर से भी छोटा होना स्टार्ट होगा, इधर से भी छोटा होना स्टार्ट होगा। जब स्पिंडल चारों तरफ से, दोनों साइड से छोटा होगा तो बीच में सेंट्रोमियर पे प्रेशर पड़ता है और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। तो जो सेंट्रोमियर अब की बार होगा, इधर से छोटा हो रहा है, इधर से छोटा हो रहा है, वो स्प्लिट हो जाएगा। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अब की बार सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी और क्रोमोसोम नंबर भी यहाँ पे डबल होने वाला है। एक सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके साथ जा रहे हैं यहाँ पे, एक सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर जा रहे हैं, इसी तरह से एक सिस्टर क्रोमेटिड्स इधर और एक सिस्टर क्रोमेटिड्स इधर। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल क्रोमोसोम कंटेंट कितना हो गया, डबल। तो क्रोमोसोम 2N 2C, मास तो पहले ही सही 2C था, लेकिन जो डीएनए कंटेंट था, डीएनए क्रोमोसोम नंबर N, वो यहाँ पे स्प्लिट होकर के डबल हो गया 2N, और मास तो चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पे 2C ही रहा। तो यहाँ पे डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया, तो 4C हो गया। क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगा, और अपोजिट पोल की तरफ मूव करते टाइम आगे की तरफ कौन जा रहा है, सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है वो लीड कर रहा है, आगे जा रहा है, और जो 2 आर्म्स हैं उसके पीछे पीछे ट्रेल कर रही हैं, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करती हुई उस पोल की तरफ मूव करती हुई जा रही हैं। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होती है, क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। फिर आता है हमारे पास में 4th फेज, जिसका नाम है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2, अब टीलोफेज 2 में आपको मालूम ही होगा, टीलोफेज 2 में हमारा क्रोमोसोम जो है वो इधर पहुंच गया, हाफ क्रोमेटिड्स वाला, एक एक क्रोमेटिड वाला इधर, यहाँ सेंट्रोसोम है, इधर भी सेंट्रोसोम है, दोनों के ऊपर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, ER वापस आ गया, गोल्जी वापस आ गया, और अब की बार क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा, क्योंकि अब तो पूरा हो गया, अब उसको आगे डिवाइड नहीं करना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंस होगा, और डीकंडेंस होकर के क्या बना देगा, एक क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन यहाँ पे भी कर देगा। तो इस तरह से क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा। जो डीएनए कंटेंट है वो अब की बार टीलोफेज में हाफ होगा। भाई यहाँ पे 2N 2C बना था, सब कुछ डबल हो गया था, लेकिन टीलोफेज में आपको मालूम होगा कि दोनों चीज़ें हाफ होती हैं, डीएनए कंटेंट भी हाफ होता है और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होता है। तो दोनों चीज़ों को हाफ कर दो, N और C। तो ये जो सेल है ये N और C हैप्लॉइड सेल, कंप्लीट हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर देगा। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बारे में आपको चीज़ें पता ही है कि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हमने एक सेल को लेकर के स्टार्ट किया, ऐसे ही हमारे पास में अगर हम मियोसिस 1 से स्टार्ट हुए, दोनों सेल की बात करें तो टोटल 4 सेल बनेंगे। मियोसिस 1 में 2 सेल बने थे, और मियोसिस 2 होने के बाद में दोनों सेल 2-2 सेल बना देंगे, तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे, 4। और चारों ही कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको, हैप्लॉइड, NC। ये सारे आपस में भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ था मियोसिस 1 में, पैकाइटिन 1 में। तो ये सब एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते हैं, और आइडेंटिकल नहीं होने की वजह से वेरिएशन आता है। जो हमारा वेरिएशन सोर्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस में, वो
क्रॉसिंग ओवर एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 सेल बन गए और इन 4 सेल को बुलाते हैं अब टेट्राड ऑफ सेल। जैसे हमारे पास में मियोसिस 1 के बाद में हमने डायड ऑफ सेल बोला था, 2 सेल बने थे। अब की बार टोटल 4 सेल बन रहे हैं जिसको हम बोलेंगे टेट्राड ऑफ सेल। ये हो गया मियोसिस कंप्लीट। अब मियोसिस डिवीजन जो है वो किन सेल में दिखाई पड़ता है, मियोसिस डिवीजन क्यों होता है, किन सेल में दिखाई पड़ता है। पहली बात तो मियोसिस के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमें देखने हैं। मियोसिस किसी भी सेल में ऐसे नहीं हो जाता है। मियोसिस को करवाने के लिए कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनको बुलाया जाता है मियोसाइट। मियोसाइट जो कि डिप्लॉइड सेल होते हैं और इन डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है और ये मियोसिस डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होने के बाद में 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये हैप्लॉइड सेल बने क्यों हैं भाई? हैप्लॉइड सेल बनाने का काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना। अगर आपको पता हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 फेज होती हैं, एक डिप्लॉइड फेज, एक हैप्लॉइड फेज। फिर हैप्लॉइड फेज आपस में फ्यूज करती हैं जिससे क्या बनता है, डिप्लॉइड फेज। तो किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के पास में 2 फेज ऑल्टरनेट करती हैं, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, डिप्लॉइड हैप्लॉइड। तो मियोसाइट वही सेल होते हैं जो हैप्लॉइड स्टेज को बनाने का काम करते हैं। जो हैप्लॉइड स्टेज जनरेट होगा वो कैसे होगा, तो हैप्लॉइड स्टेज मियोसिस के थ्रू जनरेट होगा। तो कोई भी सेल हमारी बॉडी का मियोसिस नहीं करता, कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सिर्फ वही मियोसिस करते हैं। अब ये मियोसाइट कितने तरह के हो सकते हैं भाई? मियोसाइट 2 तरह के हो सकते हैं। जो मियोसाइट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में मियोसाइट को बोलते हैं गैमीट मदर सेल। जो गैमीट मदर सेल होती हैं उनको मियोसाइट बोलते हैं, या इनको जर्म सेल भी बोलते हैं। गैमीट मदर सेल के अलावा इनको जर्मिनल सेल। इनके अंदर मियोसिस होता है और क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, वापस से डिप्लॉइड स्टेज रिस्टोर करते हैं। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर हम एनिमल्स प्लांट्स में बात करें, एनिमल्स को छोड़ के अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में सेक्सुअल स्पोर मदर सेल होती हैं। जो मियोसाइट होते हैं वो कौन होते हैं, स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस होकर के ये सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। जो हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो एनिमल्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू गैमीट मदर सेल जो कि मियोसाइट है। प्लांट्स में स्पोर का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल स्पोर थ्रू स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्या है, मियोसाइट। तो इस तरह से हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के मियोसाइट दिखाई पड़ते हैं। एक और जगह होती है जहाँ पे मियोसिस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का मियोसिस है, जाइगोटिक मियोसिस। देखो जो पहला मियोसिस है इसको क्या बोलोगे, गैमेटिक मियोसिस। जो एनिमल्स में मियोसिस होता है इसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, क्योंकि ये गैमीट बनाते दौरान मियोसिस होता है। जो प्लांट्स के अंदर में मियोसिस होता है इसको बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस, क्योंकि ये स्पोर बनाते दौरान मियोसिस होता है। ऐसे ही एक जाइगोटिक मियोसिस होता है जो कुछ एल्गी में या फिर कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जो कि अडल्ट फॉर्म में हैप्लॉइड की फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो अडल्ट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बॉडी दूसरी हैप्लॉइड सेल के साथ फ्यूज करती है, फ्यूज करने के बाद में बन जाता है जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड फॉर्म है। लेकिन इसका अडल्ट फॉर्म तो हैप्लॉइड है। अगर इसका अडल्ट फॉर्म हैप्लॉइड है तो जाइगोट में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मियोसिस। जाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस हो जाएगा और क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्टेज। ये हैप्लॉइड स्टेज जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर के क्या बना देगा, अडल्ट स्टेज। इस तरह की लाइफ साइकिल कुछ एल्गी और लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, जहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज सिर्फ जाइगोट होता है और बाकी पूरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज होता है। ऐसी लाइफ साइकिल का एक नाम होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि पूरी जिंदगी वो हैप्लॉन्टिक फॉर्म में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉर्म में, हैप्लॉइड फेज में दिखाई देता है। सिर्फ एक ही फेज होता है जाइगोट, एक ही सेल होता है जाइगोट, जहाँ पे वो डिप्लॉइड फेज में हमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसा मियोसिस क्या कहलाता है, जाइगोटिक मियोसिस, जो डायरेक्टली जाइगोट में मियोसिस हो जाए। और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, सिर्फ कुछ लोअर एल्गी, लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास में जाइगोटिक मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ पे एक पढ़ना है, प्लांट और एनिमल और बैक्टीरिया के सेल डिवीजन को कंपेयर करते हैं। प्लांट की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं और बैक्टीरिया की बात करते हैं। भाई चाहे प्लांट हो
चाहे एनिमल हो, यहाँ पे सेल डिवीजन होते टाइम स्पिंडल एपरेटस बनते हैं, यहाँ पे स्पिंडल एपरेटस बनते हैं, दोनों में स्पिंडल एपरेटस बनते हैं। लेकिन एक फ़र्क दिखाई पड़ता है भाई, प्लांट्स में जो स्पिंडल एपरेटस बनते हैं वहाँ पे सेंट्रोजोम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पर तो सेंट्रोजोम होते ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो स्पिंडल बनाने का काम कर रहे होते हैं। जबकि एनिमल में देखोगे तो एनिमल में हमें 2 सेंट्रोजोम दिखाई देंगे। तो एनिमल्स के अंदर में जो सेंट्रोजोम बनते हैं उनको बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल डिवीजन। एम्फी मतलब 2 सेंट्रोजोम होते हैं, जबकि प्लांट्स में कोई सेंट्रोजोम नहीं होता, तो इसको एनेस्ट्रल डिवीजन भी बोलते हैं। प्लांट्स के डिवीजन को हम एनेस्ट्रल डिवीजन भी बोलते हैं। ये दोनों तरह के डिवीजन जो होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया का जो डिवीजन होता है ना वो होता है डायरेक्ट डिवीजन, जिसको हम ए माइटोसिस भी बोलते हैं, या इसी को बाइनरी फिजन भी बुलाया जाता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि कोई भी स्पिंडल एपरेटस बनेगा ही नहीं। यहाँ पे स्पिंडल एपरेटस, नो स्पिंडल एपरेटस। अगर स्पिंडल एपरेटस बनेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करेगा? बैक्टीरिया के पास में एक सर्कुलर डीएनए होता है, वो अपने सर्कुलर डीएनए को डायरेक्टली रेप्लिकेट कर लेता है, 2 डीएनए बना लेता है, और वो 2 डीएनए बना करके अपने सेप्टम बनाता है बीच में, और सेप्टम जो होता है वो टच कर जाता है एक दूसरे को, इस तरह से सेपरेट हो जाता है। तो 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है फ्रॉम 1 सेल। पर यहाँ पर ध्यान से देखो कि कोई स्पिंडल एपरेटस नहीं बना, कुछ नहीं बना, डायरेक्टली डिवाइड, न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, डीएनए ने डिवाइड किया और सेल ने डिवाइड कर दिया। इस तरह का डिवीजन कहलाता है बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन जो होता है, डायरेक्ट डिवीजन, बहुत ही फास्ट होता है। माइटोसिस मियोसिस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और माइटोसिस और मियोसिस जो होते हैं एनिमल्स में एम्फीएस्ट्रल और प्लांट्स में एनेस्ट्रल टाइप के होते हैं। जो माइटोसिस होता है उसको हम इसीलिए इनडायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पिंडल एपरेटस पहले बनना पड़ता है, तो इसीलिए उसको हम इनडायरेक्ट डिवीजन कह करके भी बुला रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा सेल डिवीजन चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जेनेटिक कंटेंट पे, क्रोमोसोम नंबर, डीएनए अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आते हैं, वो सॉल्व करेंगे।